ओक के पेड़ की विशाल जड़ों के नीचे चींटियों की दुनिया में शोर है। हजारों मजदूर चींटियां कतार में दौड़ रही हैं। वे दानों और सूखी पत्तियों को अपनी पीठ पर लादकर मुख्य द्वार की ओर ले जा रही हैं। यह बस्ती का रोज का नियम है, लेकिन इस भीड़ से अलग एक चींटी कुछ और ही ढूंढ रही है। फल्लिक मिट्टी के टीले के किनारे जमीन पर झुका हुआ है। वह भोजन की तलाश में नहीं है, वह इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे के ढेर में उलझा है। उसने एक जंग लगा हुआ पेंच उठाया और उसे अपनी पीठ पर लादा। फिर उसने पास पड़े एक प्लास्टिक के ढक्कन को खींचते हुए सुरक्षित स्थान की ओर कदम बढ़ाया। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हैं। वह किसी कीमती चीज को खोज रहा है। फल्लिक के पास अब तक जमा किए गए टुकड़ों का ढेर लगा है। वह उन धातु के टुकड़ों और प्लास्टिक के अवशेषों को एक दूसरे के पास रख रहा है। उसने एक टहनी उठाई और पेंच को उसके साथ कसकर बांधने की कोशिश की। चारों ओर की चींटियां अपने काम में जुटी हैं। कोई उसे देख नहीं रहा है। फल्लिक का ध्यान केवल उन बेजान चीजों के मेल पर है जिनसे वह धीरे धीरे कुछ नया आकार दे रहा है। वह अपनी पीठ के बोझ को एक कोने में पटकता है और फिर से एक नए धातु के टुकड़े की तलाश में निकल पड़ता है। फल्लिक ने पेंच को प्लास्टिक के ढक्कन के बीच में फंसाया। तभी एक मजदूर चींटी उसके पास से गुजरी और जोर से हंसी। उसने फल्लिक की ओर एक सूखा पत्ता फेंका। अन्य चींटियां भी रुक गईं और उसे घेर लिया। एक चींटी ने फल्लिक की बनाई मशीन को पैर से धक्का देकर गिरा दिया। पेंच लुढ़क कर दूर जा गिरा। फल्लिक बिना कुछ बोले अपनी जगह से हिला। उसने पेंच को वापस उठाया और मिट्टी से झाड़ा। उसने फिर से ढक्कन को एक कंकड़ के ऊपर संतुलित किया। आसपास खड़ी चींटियां अब भी उस पर हंस रही थीं। एक चींटी ने चिढ़ाते हुए कहा, फल्लिक, क्या तुम ये कबाड़ खाओगे? फल्लिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने रखे धातु के टुकड़ों को एक खास कोण पर मोड़ा। उसने एक धागे के सिरे को ढक्कन के छेद में पिरोया और उसे झौर से खींचा। ढक्कन का एक हिस्सा ऊपर की ओर उछल गया। यह देख पास खड़ी चींटियों की हंसी रुक गई। वे एक पल के लिए शांत हुईं। उनकी नजरें उस ढक्कन पर टिकी थीं। फल्लिक ने अपनी मशीन को फिर से व्यवस्थित किया। वह पसीने में तरबतर था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। वह फिर से पेंच को ढक्कन से जोड़ने लगा। बाकी चींटियां उसे पागल समझती रहीं, लेकिन फल्लिक ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह बस अपनी मशीन के अगले हिस्से को कसने में लगा रहा, जैसे उसे पता हो कि यह चीज भविष्य में क्या काम आएगी। फल्लिक अपनी मशीन के अंतिम पेंच को कस ही रहा था कि अचानक ओक के पेड़ के ऊपर की रोशनी धुंधली पड़ गई। उसने ऊपर देखा। आसमान का नीलापन गायब हो चुका था। घने काले बादल, जैसे भारी मखमली चादरें, पूरे आकाश को ढंकते हुए तेजी से फैल रहे थे। जमीन पर बिछी सूखी पत्तियां अचानक स्थिर हो गईं, जैसे हवा ने दम तोड़ दिया हो। फिर पहली बूंद गिरी। वह एक बड़ी भारी बूंद थी जो सीधे मिट्टी पर टकराई और धूल का एक छोटा सा गड्ढा बना गई। उसके तुरंत बाद दूसरी, तीसरी और फिर अनगिनत बूंदों ने ओक की छाल पर अपना हमला बोल दिया। नाले का शांत पानी अचानक हिलने लगा। पानी की सतह पर लहरें उठने लगीं और किनारों पर जमी काई को अपने साथ बहा ले जाने लगीं। चींटियों की बस्ती में हलचल मच गई। मजदूर चींटियां जो भोजन ढो रही थीं, अपना बोझ छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर दौड़ने लगीं। हवा में नमी का दबाव बढ़ गया, जिससे सांस लेना भारी हो गया। नाले का जल स्तर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पानी के छोटे छोटे बुलबुले अब मुख्य द्वार की मुंडेर को छूने लगे थे। फल्लिक खड़ा हुआ। उसने अपनी मशीन उठाई और अपनी नजरों को उन काले बादलों और बढ़ते जल स्तर के बीच टिका दिया। वह जानता था कि यह बारिश सामान्य नहीं है। हर गुजरते सेकंड के साथ पानी का शोर तेज होता जा रहा था और बस्ती का द्वार अब सुरक्षित नहीं रहा था। एक जोरदार धमक के साथ नाले का पानी मुख्य द्वार से टकराया। सूखी मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े पानी के दबाव में बिखर गए। पानी का एक गहरा और मटमैला रेला
सीधे बस्ती की मुख्य सुरंग के अंदर घुस गया। मजदूर चींटियां, जो अभी कुछ देर पहले भोजन एकत्र कर रही थीं, अब पानी की चपेट में आकर इधर उधर बहने लगीं। पूरी बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। चींटियों के पैर आपस में टकरा रहे थे। कोई किसी को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। सुरंग के अंदर की दीवारें गीली होकर ढहने लगीं, जिससे रास्ता और संकरा हो गया। हजारों चींटियां अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी कमरों की ओर दौड़ रही थीं। कुछ चींटियां पानी की लहरों के साथ पीछे की ओर खींची चली गईं। रानी चींटी की ओर जाने वाला गलियारा अब पानी से भर चुका था। डर का माहौल ऐसा था कि चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। पानी का स्तर हर सेकंड बढ़ रहा था, जो अब घुटनों तक पहुंच चुका था। मिट्टी के कण पानी के साथ मिलकर कीचड़ में बदल रहे थे, जिससे चींटियों के चलने की गति धीमी हो गई। शोर इतना बढ़ गया था कि किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। केवल पानी के टकराने की गूंज और चींटियों की भागदौड़ की आहट बची थी। बस्ती का हर कोना अब डूबने के कगार पर था और बचने का कोई भी सुरक्षित रास्ता धीरे-धीरे बंद होता जा रहा था। चींटियों की भीड़ एक अंतहीन लहर की तरह ऊपर की ओर दौड़ रही थी। वे एक दूसरे को रौंदते हुए भाग रहे थे। शोर इतना था कि किसी का भी संदेश एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन उस भगदड़ के बीच फ्लिक अपनी जगह स्थिर खड़ा था। उसने अपने पैर मजबूती से जमीन में जमा रखे थे। पानी का एक तेज रेला उसके पास से गुजरा। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर उस पानी की दिशा को देखा। उसने देखा कि कैसे पानी की लहरें सुरंग की ढलान से टकराकर अपना रुख बदल रही हैं। फल्लिक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और सुरंग के मुहाने के कोण का बारीकी से निरीक्षण किया। पानी की गति और दबाव ने मिट्टी की परत को काट दिया था। उसने एक गहरी सांस ली। वह भाग नहीं रहा था। उसकी नजरें पानी की उस मुख्य धारा पर टिकी थीं, जो सुरंग के सबसे निचले हिस्से को तबाह कर रही थी। उसने सुरंग की दीवार के उस हिस्से को मापा जहां पानी का दबाव सबसे ज्यादा था। फल्लिक ने एक बार फिर पानी की लहर को सुरंग की ढलान पर टकराते देखा। उसने समझ लिया कि पानी का बहाव केवल एक ही दिशा में मुड़ सकता है। उसने अपने आस पास बिखरे कबाड़ के टुकड़ों की ओर देखा और फिर वापस उस ढलान को मापा जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फल्लिक वहां रुककर उस आपदा के गणित को समझ रहा था। उसने एक कंकड़ उठाया और उसे पानी के बहाव के रास्ते में रखकर देखा कि पानी कैसे पीछे हटता है। वह अब पूरी तरह शांत था। उसने देख लिया था कि सुरंग की उस ढलान के अंत में एक रास्ता था। अगर उसे सही तरीके से बंद कर दिया जाए तो पानी का पूरा रुख ही बदल जाएगा। फल्लिक ने अपनी जगह छोड़ी। वह उन चींटियों के विपरीत दिशा में दौड़ा जो जान बचाने के लिए ऊपर भाग रही थीं। वह एक दूसरे से टकराती और गिरती चींटियों के बीच से अपना रास्ता बनाता गया। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। भीड़ के दबाव ने उसे कई बार दीवार की ओर धकेला, पर उसने खुद को संभाला। रानी चींटी एक सुरक्षित ऊंचे टीले पर खड़ी थी, जहां सेनापति उसे घेरे हुए थे। फुल्लिक उनके पास पहुंचा और पानी की लहरों के बीच चिल्लाया, महारानी जी, हमें पानी को मोड़ना होगा। उसकी आवाज तेज शोर के बावजूद साफ सुनाई दी। रानी चींटी ने फ्लिक की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। तभी सेनापति आगे बढ़ा। उसने अपने पैर जमीन पर पटक कर फल्लिक को पीछे धकेला। सेनापति ने गुस्से में गरजते हुए कहा, मूर्ख, क्या तुझे नहीं दिख रहा? इतना पानी रोकने के लिए एक विशाल पत्थर चाहिए। हम चींटियां उसे कैसे हिलाएंगी? भाग यहां से। सेनापति की आवाज में तिरस्कार था। उसने फलिक की ओर देखकर अपना सिर झटक दिया। सुरंग के मुहाने से पानी का नया रेला अंदर आया और टीले के आधार को छू गया। पानी का स्तर और बढ़ गया था। रानी चींटी ने अनिश्चितता में सेनापति और फल्लिक के बीच देखा। तनाव चरम पर था। बस्ती का अस्तित्व अब केवल एक बहस पर टिका था। फल्लिक ने सेनापति की चुनौती को अनदेखा किया और रानी की आंखों में सीधे देखते हुए फिर से अपना हाथ पानी की ओर उठाया। सेनापति, वहां विज्ञान काम आता है।
हम लीवर के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, केवल एक स्पष्ट योजना का आत्मविश्वास था। उसने सेनापति को पीछे छोड़ा और पानी की गति के बीच अपने जमा किए हुए कबाड़ के ढेर की ओर दौड़ पड़ा। वहां कीचड़ में दबे प्लास्टिक और धातु के टुकड़ों के बीच उसने अपनी आंखें गड़ाईं। उसके पैर फिसले, लेकिन उसने तुरंत खुद को संतुलित किया। उसने एक भारी बोतल का ढक्कन चुना। यह ढक्कन आकार में सुरंग के मुहाने को पूरी तरह बंद करने के लिए पर्याप्त था। उसने उसे जोर लगाकर अपनी जगह से खींचा। ढक्कन के नीचे से मिट्टी की नमी निकल रही थी। फल्लिक ने अब एक और चीज तलाशी, एक मजबूत सूखी टहनी। उसने कबाड़ के ढेर को उलट पलट कर देखा और अंततः एक ऐसी टहनी ढूंढ निकाली जो न तो मुड़ रही थी और न ही टूट रही थी। उसने उसे कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने ढक्कन को एक छोटे गोल कंकड़ के पास रखा। वह जानता था कि यही वह धुरी है जो भारी ढक्कन को हवा में उछाल देगी। उसने टहनी को कंकड़ के ऊपर सधाया और ढक्कन के एक सिरे को उसके नीचे फंसा दिया। फल्लिक ने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस व्यवस्था को जांचा। उसने एक बार फिर सुरंग के मुहाने की ओर देखा, जहां पानी का दबाव बढ़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। वह अब पूरी तरह तैयार था। उसके चेहरे पर विजय का विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुड़कर सेनापति और मजदूरों को संकेत दिया। अब सब कुछ इस एक भौतिक गणना पर निर्भर था। फल्लिक ने सेनापति और 20 मजदूरों की ओर अपनी उंगली उठाई। उसकी आवाज सुरंग में गूंजी, अभी टहनी के दूसरे सिरे पर कूदो। 20 मजदूर चींटियां एक साथ आगे बढ़ीं। वे टहनी के किनारे पर एक ही क्षण में हवा में उछलीं और पूरी ताकत से नीचे गिरीं। टहनी का दूसरा सिरा जमीन से टकराया। लीवरेज के सिद्धांत ने काम करना शुरू कर दिया। भारी बोतल का ढक्कन एक कमान की तरह हवा में ऊपर उठा। वह पानी की तीव्र लहरों को चीरता हुआ एक चाप बनाता हुआ आगे बढ़ा। ढक्कन का भारी किनारा पानी के दबाव से टकराया और ठीक सुरंग के मुहाने पर जा गिरा। ढक्कन का आकार बिल्कुल सटीक था। वह सुरंग के मुंह में फंस गया। पानी की लहरें ढक्कन के कठोर किनारे से टकराकर पीछे हटने लगीं। सुरंग का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था। पानी का बहाव अब सुरंग के अंदर आने के बजाय दूसरी दिशा में मुड़ गया। कीचड़ और मलबे के साथ बहता पानी अब पास के एक खाली गड्ढे की ओर बहने लगा। बस्ती के भीतर पानी का स्तर अचानक स्थिर हो गया। फल्लिक का बनाया हुआ लीवर सफल रहा। वह टहनी के पास खड़ा हाँफ रहा था। सेनापति और मजदूर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे। वे ढक्कन को देख रहे थे, जो अब पानी के लिए एक अभेद्य दीवार बन चुका था। पूरी सुरंग में सन्नाटा था। केवल बाहर बहते पानी की गूंज सुनाई दे रही थी। विज्ञान ने मौत को रोक दिया था। सुरंग के मुहाने पर लगे ढक्कन के पीछे पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन ढक्कन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बस्ती के मुख्य मार्ग पर जमा हुआ पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा। कीचड़ भरी जमीन से पानी का स्तर नीचे गिरते ही वहां मौजूद चींटियों के पैर फिर से मिट्टी को छूने लगे। पानी की वह तेज और जानलेवा गड़गड़ाहट अब मंद पड़ गई थी। फल्लिक पास ही खड़ा था। उसकी सांसें अब सामान्य हो रही थीं। उसने देखा कि फर्श पर बिछा पानी पीछे की ओर खिंच रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बस्ती के अंदर फैली भगदड़ अचानक थम गई। चींटियां, जो कुछ पलों पहले जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भाग रही थीं, अब ठिठक कर रुक गईं। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वह रास्ता, जहां से मौत का सैलाब अंदर घुस रहा था, अब पूरी तरह सुरक्षित था। सेनापति ने एक कदम आगे बढ़ाया और ढक्कन को छुआ। ढक्कन का प्लास्टिक अभी भी पानी के दबाव से कांप रहा था, लेकिन उसने सुरंग को मजबूती से थाम रखा था। रानी चींटी की सेना ने धीरे धीरे अपने सिर ऊपर उठाए। उनकी आंखों में डर की जगह अब गहरा विस्मय था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कबाड़ के उन टुकड़ों से ऐसा चमत्कार हो सकता है। बस्ती में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो धीरे धीरे राहत की लहर में बदल गई। चींटियां एक
दूसरे को देख रही थीं, मानो अभी अभी किसी गहरे अंधेरे से बाहर निकली हों। फल्लिक का खड़ा होना और उसका शांत चेहरा अब पूरी बस्ती के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। विज्ञान की उस छोटी सी जीत ने पूरी बस्ती को मौत के मुहाने से खींच लिया था। रानी चींटी भीड़ को चीरते हुए फल्लिक की ओर बढ़ी। उसके हर कदम पर आसपास की चींटियां रास्ता छोड़ती गईं। रानी ने रुककर फल्लिक की आंखों में देखा और धीरे से अपना सिर झुकाया। यह एक ऐसा सम्मान था जो बस्ती के इतिहास में पहले कभी किसी मजदूर को नहीं मिला था। सेनापति ने भी अपना सिर झुकाकर फल्लिक को सलाम किया। इसके बाद अन्य चींटियां एक-एक करके आगे आईं। उन्होंने फल्लिक के पास रखे उन पेंचों और प्लास्टिक के टुकड़ों को छुआ, जिन्हें वे कल तक कबाड़ समझकर ठुकरा रही थीं। अब वे टुकड़े विज्ञान के उपकरण बन चुके थे। फल्लिक का चेहरा शांत था। उसने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, बस अपने औजारों को सहेजना शुरू किया। बस्ती में अब भगदड़ या डर नहीं था, बल्कि एक नई समझ का वातावरण था। किसी ने भी फिर कभी फल्लिक के काम का मजाक नहीं उड़ाया। उसकी कार्यशाला अब बस्ती का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गई थी। श्रमिक चींटियां अब काम के दौरान फल्लिक से सलाह लेने आतीं। फल्लिक ने यह साबित कर दिया कि जब ताकत और संख्या काम नहीं आती, तब सूझबूझ ही सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। ओक के पेड़ की जड़ों में बसी यह बस्ती अब एक सुरक्षित और प्रगतिशील भविष्य की ओर देख रही थी। फल्लिक का विज्ञान अब पूरी बस्ती की नींव बन चुका था। जैसे ही चींटियों ने टहनी के दूसरे सिरे पर छलांग लगाई, लीवरेज की अद्भुत ताकत ने अपना काम शुरू किया। वह भारी बोतल का ढक्कन हवा में एक विशाल पहिए की तरह उछला और सीधे उस पानी के बहाव वाली सुरंग के मुहाने पर जा गिरा। अगले ही पल पानी की एक विशाल और डरावनी लहर उस ढक्कन से जोर से टकराई। ढक्कन अपनी जगह पर थोड़ा डगमगाया और किनारों से पानी की छोटी-छोटी धाराएं रिसने लगीं। फल्लिक ने अपनी तेज नजरों से स्थिति को भांपा और तुरंत अपनी टीम की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। सभी चींटियां जानती थीं कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। उन्होंने फुर्ती से गीली मिट्टी और चिपचिपे मकड़ी के जालों को ढक्कन के किनारों पर पूरी ताकत से भरना शुरू कर दिया। हर चींटी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही थी, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके। ढक्कन अब एक मजबूत और अडिग बांध की तरह अपनी जगह पर जम चुका था। पानी का दबाव हर सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फल्लिक का बनाया हुआ वह ढांचा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही पानी का मुख्य रास्ता बंद हुआ, पूरा बहाव मुड़कर बगल की एक पुरानी और खाली सुरंग की ओर चला गया। वह सुरंग सीधे बस्ती से दूर एक बहुत गहरे गड्ढे में खुलती थी। फल्लिक की इंजीनियरिंग और उसकी दूरदर्शिता ने सचमुच एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया था। विनाशकारी बाढ़ का वह खौफनाक पानी पूरी बस्ती को बिना छुए एक सुरक्षित रास्ते से सीधे बाहर निकल गया। खतरे के बादल अब छंट चुके थे और चारों तरफ छाई हुई दहशत धीरे-धीरे शांत होने लगी थी। पूरी चींटी बस्ती ने एक साथ चैन और राहत की लंबी सांस ली। फल्लिक, जिसे कल तक बस्ती के सभी लोग पागल और बेकार कहकर उसका मजाक उठाते थे, आज वही उनकी आंखों का तारा और महान नायक बन चुका था। रानी स्वयं भीड़ के बीच से चलकर आईं और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ फ्लिक को बस्ती का आधिकारिक मुख्य इंजीनियर घोषित कर दिया। फल्लिक ने अपनी जगह पर खड़े होकर गर्व से अपने हाथों पर लगी मिट्टी को साफ किया और एक मंद मुस्कान बिखेर दी। यह जीत सिर्फ एक तकनीकी कमाल नहीं थी, बल्कि इसने साबित कर दिया कि सही समय पर शांत दिमाग और विज्ञान का उपयोग किस तरह बड़ी से बड़ी तबाही को रोक सकता है। आज हर चींटी यह जानती थी कि शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली दिमागी समझदारी होती है। फल्लिक का वह पुराना सपना आज सच हो चुका था। वह अब केवल एक साधारण चींटी नहीं, बल्कि अपनी पूरी सभ्यता का रक्षक था।